आई होप आप लोग को ठीक से दिख रहा होगा। जितना अरेंजमेंट मैं कर सकता था उतना मैंने किया। अब देखते हैं। मेन पर्पस अपना यही है कि हम इस कंसेप्ट को थोड़ा समझ पाएँ। काफ़ी दिनों से इसमें कुछ ना कुछ डिस्कशन हो रहा है, कुछ चीज़ें हैं जो समझ में नहीं आ रही हैं। तो अपना जो ट्रांसफार्मर है, जब हमने कंसीडर किया तो पहले ट्रांसफार्मर का थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। कहता है कि ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी मैक्सिमम तब होती है जब उसके आयरन लॉसेस कॉपर लॉसेस के इक्वल हो जाएँ। मतलब फिक्स्ड लॉसेस जो हैं वो वेरिएबल लॉसेस के इक्वल हों। अब ये कैसे आता है, इसका डेरिवेशन है, उस पार्ट पे मैं नहीं जा रहा हूँ, होपफुली वो आपको पता होगा, अदरवाइज़ बुक से मिल जाएगा कि ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी मैक्सिमम है जब उसके फिक्स लॉस वेरिएबल लॉसेस के इक्वल हैं। इट मींस कि आयरन लॉसेस कॉपर लॉसेस के इक्वल हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। देन आयरन लॉसेस को हमने लिख दिया पी आई, और कॉपर लॉसेस को हम लिखते हैं पी सी यू एफ एल, और एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। एम स्क्वायर क्या टर्म है? एम स्क्वायर इज़ द अमाउंट ऑफ लोड। कॉपर लॉसेस क्या है? बेसिकली कॉपर लॉसेस का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर। और जितना करंट जो है वो फिक्स नहीं है, करंट हमारा वेरिएबल टर्म है। करंट किस पे डिपेंड करता है? लोड पे। जितना हमारा लोड वेरी करेगा उतना करंट की रिक्वायरमेंट वेरी करेगी। क्योंकि अगर हम बात करें अपने इलेक्ट्रिकल लोड्स की, तो वोल्टेज सबका फिक्स है, और वोल्टेज फिक्स है तो पावर की जो हमारे कनेक्टेड लोड अगर इंक्रीज़ करेंगे तो पावर रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, कनेक्टेड लोड अगर डिक्रीज़ करेंगे तो पावर की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। तो वोल्टेज अगर कांस्टेंट है और पावर की रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ हो रही है, इट मीन्स करंट की रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ होगी लोड के बढ़ने से, और अगर लोड कम होगा तो करंट की रिक्वायरमेंट कम होगी। तो जिस टर्म में हम जहाँ जहाँ फॉर्मूले में हमारे पास करंट का टर्म आता है तो उसको हम सीधा रिलेट करते हैं लोड से। ये ओवरऑल अपना निष्कर्ष निकल के आता है। तो हमने ऐसे बात की है कि कॉपर लॉसेस का जो फॉर्मूला निकल के आया है वो आई स्क्वायर आर लॉस। कॉपर लॉसेस मीन्स द आई स्क्वायर आर। अब आई स्क्वायर आर मीन्स करंट जो है वो लोड पर डिपेंड करेगा। करंट अगर लोड पर डिपेंड करेगा तो हम उस कंडीशन में अगर देखें तो जितना लोड का परसेंटेज में वेरिएशन होगा, जितना लोड का फ्रैक्शन में वेरिएशन होगा, उसी सेम रिस्पेक्ट में हम करंट को वेरी करेंगे। तो यहाँ पे हमने कॉपर लॉसेस के फॉर्मूले को जब लिखा तो लिखा कि फुल लोड पे कॉपर लॉसेस मल्टीप्लाइड बाई द एम स्क्वायर। फुल लोड मतलब जब हमारा लोड फुल्ली कनेक्टेड है तो एम की वैल्यू 1 होगी, मतलब सारा लोड ऑन है, और मल्टीप्लाइड बाई एम स्क्वायर किया तो ये इन जनरल कॉपर लॉसेस निकल के आते हैं। अब जितना लोड, अगर 50% लोड होगा तो एम की वैल्यू को हम 0.5 रखेंगे और कॉपर लॉस निकाल लेंगे। अगर 20% होगा तो उसकी वैल्यू को 0.2 रख के 0.2 स्क्वायर करके निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमने ये फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, पी आई इज इक्वल टू एम स्क्वायर पी सी यू एफ एल। अब ये आई थिंक ये तो आपको पता ही होगा, ये बिल्कुल बेसिक पार्ट है। और यहाँ से निकल के आता है एम की वैल्यू, एम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी आई अपॉन पी सी यू एफ एल। ये बताता है वो पार्ट की वो अमाउंट ऑफ लोड जिस पर एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम होगी। एट दिस लोड द ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी विल बी मैक्सिमम। तो जो हमारे पास कंडीशन दी गई है, लिखा हुआ है एम इज़ अ लोड एट विच ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी मैक्सिमम एफिशिएंसी अकर। अब बात करते हैं अपने केस की। हमारे केस में क्या है कि आयरन लॉसेस आपने दिए 1.2 किलोवाट, और कॉपर लॉसेस फुल लोड कंडीशन पे दिए गए 7.5 किलोवाट। अब हम पहले तो निकालते हैं कि ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी किस लोड पर। तो हमने इस वाले फॉर्मूले को देखा, इस फॉर्मूले को यहाँ पे लाके पुट किया, एम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी आई अपॉन पी सी यू एफ एल, पुट करके सॉल्व किया तो रिजल्ट आया 40%। जैसा अभिषेक ने लिखा था अपनी प्रीवियस रिपोर्ट में, 50% पे एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी, और जो कैलकुलेशन करके मैंने दिया था, मैंने 40% लिया था। उसका 40% लेने का कारण ये था कि पहले मैंने चेक किया कि किस कंडीशन पे एफिशिएंसी मैक्सिमम आ रही, किस लोड पे मैक्सिमम आ रही। तो हमारी एफिशिएंसी मैक्सिमम आ रही थी 40% लोडिंग पे, इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे। तो हम 40% लोडिंग पे मैक्सिमम मानेंगे, और हमें जो रिजल्ट अब मिलेंगे 40% से ज़्यादा लोड होगा तब भी एफिशिएंसी कम होगी, और 40% से कम लोड होगा तो भी एफिशिएंसी रिड्यूस करेगी। अब आगे बढ़ते हैं, कंसीडर करते हैं 3 केसेस। पहला केस वो जब ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 6.45% है, जो कि हमारे पास नेट्रा के ट्रांसफार्मर में आकर कर रही है। दूसरा केस एम की वैल्यू 40%, जहाँ पे हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी। और एक मैंने केस कंसीडर कर लिया कि इन केस अगर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 90% है तो उस केस में क्या रिजल्ट आएंगे। तो ये 3 केस कंसीडर करते चलते हैं और इनको हम कंपेयर करेंगे। तो केस नंबर 1 जो एग्जिस्टिंग केस है उसको लेके चलते हैं। अब इस केस नंबर 1 में क्या मिलता है? ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी जो है वो कितनी है? ट्रांसफार्मर के लिए जो एम की वैल्यू है वो कितनी है? 6.45% है। ट्रांसफार्मर के लिए एम की वैल्यू 6.45% है, तो मतलब एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी? 0.0645। एफिशिएंसी के लिए फॉर्मूला कि आउटपुट डिवाइडेड बाई आउटपुट प्लस लॉसेस। तो ये जो टर्म है ये क्या है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है आउटपुट के टर्म को।
ये टर्म रिप्रेजेंट कर रहा है आउटपुट के टर्म को, और ये क्या है, लॉसेस। तो फॉर्मूला होता है आउटपुट डिवाइडेड बाई आउटपुट प्लस लॉसेस मल्टीप्लाइड बाई 100। आउटपुट क्या होगा ट्रांसफार्मर का, केवीए रेटिंग मल्टीप्लाइड बाई पावर फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई एम। अब इसमें हम एम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये भी आपको पता होगा आई थिंक, क्योंकि केवीए रेटिंग जब हम लिखते हैं ट्रांसफार्मर की तो केवीए वोल्ट एम्पियर है। यहाँ पर करंट का टर्म जो आ रहा है वो आई टर्म आ रहा है। आपको करंट का टर्म अगर आई आ रहा है तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे। यहाँ पर हमने एम स्क्वायर क्यों लिखा था, क्योंकि ये आई स्क्वायर लॉस है। पावर जो है वो करंट जो है वो स्क्वायर है, तो यहाँ पे एम स्क्वायर लिया। यहाँ पे करंट का एक पावर है, पावर 1 है, तो हमने यहाँ पे एम से मल्टीप्लाई किया। आउटपुट डिवाइडेड बाई आउटपुट प्लस लॉसेज। लॉसेज दो तरह के, आयरन लॉसेज और कॉपर लॉसेज। तो आयरन लॉसेज लिख लिए पी आई, कॉपर लॉसेज को हम लिखते हैं एम स्क्वायर पी सी यू एफ एल, जो इसका फॉर्मूला होता है। अब वैल्यूज पुट करते हैं। केवीए रेटिंग ट्रांसफार्मर कितनी है, 630 केवीए रेटिंग है। 0.95 एवरेज पावर फैक्टर मैंने कंसीडर कर लिया, आप देख लीजिएगा कितना आ रहा है एवरेज पावर फैक्टर, वो वैल्यू लिख लीजिएगा। उसके बाद 0.0645 हमने कंसीडर किया ट्रांसफार्मर की लोडिंग को। लोडिंग दी थी 6.45, उसकी हेल्प से एम की वैल्यू होती है 0.0645। अब हमने आउटपुट डिवाइड बाई आउटपुट, इस पूरे टर्म को हमने दोबारा यहाँ पे लिखा, प्लस लॉसेज। लॉसेज आपके पास कितना है, आयरन लॉसेज 1.2 और कॉपर लॉसेज होते हैं एम स्क्वायर पी सी यू एफ एल। तो एम स्क्वायर की वैल्यू मतलब 0.0645 स्क्वायर इंटू पी सी यू एफ एल 7.5 किलो वाट, वैल्यू पुट कर दी। पुट करके सॉल्व कर देंगे, आप भी चेक कर सकते हैं, रिजल्ट आएगा यहाँ पर 96.91%। अपने केस में जब ट्रांसफार्मर की जो लोडिंग चल रही है उस केस में लॉसेस कितने निकल के आए, 96.91% लॉसेस निकल के आए। ठीक है, इस पार्ट को करते हैं। अब आते हैं केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2 में हमने एम की वैल्यू को क्या कंसीडर किया, 40%। यहाँ पे सब कुछ सेम है, केवल यहाँ हमने लिख दिया 0.40, यहाँ पे 0.40। आयरन लॉसेस कांस्टेंट होते हैं, 1.2 रहेंगे। कॉपर लॉसेस को 0.40 स्क्वायर 7.5 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं तो एफिशिएंसी निकल के आती है 99.01%। ये मैक्सिमम एफिशिएंसी का केस है, इसलिए एफिशिएंसी 99.01% आ रही है। अब एक केस हमने लिया था एम की वैल्यू 90%। अब एम की वैल्यू अगर 90% लेंगे तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी 0.90, यहाँ 0.90, यहाँ 0.90 स्क्वायर, और सॉल्व करते हैं, रिजल्ट आ गया 98.66%। अब इन सारे रिजल्ट को एक जगह कलेक्ट करते हैं और उसके बाद कंपेयर करेंगे, फिर करते हैं डिस्कशन का पार्ट। अब मैं बोलते एम की वैल्यू पहले लेते हैं। एम की वैल्यू है 66.45% एम की वैल्यू। उसके बाद सेकंड केस में एम की वैल्यू हमने क्या ली थी, 40%। थर्ड केस में हमने एम की वैल्यू कितनी ली थी, 90%। ये हो गई एम की वैल्यू। जब एम की वैल्यू हमने यहाँ पर ली थी 6.45, तो हमें पी आई चाहिए। पी आई इज़ द आयरन लॉसेज, और आयरन लॉसेज की वैल्यू हमने हर जगह कांस्टेंट वैल्यू ली है जो 1.2 किलो वाट है। कांस्टेंट लॉसेज 1.2 किलो वाट, तो तीनों में लिख लेते हैं 1.2 किलो वाट, 1.2 किलो वाट, 1.2 किलो वाट। फिक्स लॉसेज ऐसे ही रहेंगे। अब बात करते हैं कॉपर लॉसेज की। कॉपर लॉसेज अगर हम केस नंबर 1 की बात करें, केस नंबर 1 कॉपर लॉसेज, तो कॉपर लॉसेज क्या सॉल्व करके आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास केस नंबर 1 में कॉपर लॉसेज। दिस इज द कॉपर लॉसेज। कैलसी से सॉल्व करते हैं इसको। 0.0645 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 7.5, ये आता है 0.0312। ठीक है, और कॉपर लॉसेज है 0.0312 किलो वाट। ये आ गए कॉपर लॉसेज। अब कॉपर लॉस निकाल लेंगे हम सेकंड वाले केस में, जब एफिशिएंसी हमने 40% ली है, तो 0.40 स्क्वायर, ये है यहाँ पर 0.40 इंटू 0.40 इंटू 7.5, ये आ गया 1.2 किलो वाट। थर्ड केस में हम करते हैं 0.90 स्क्वायर, 0.90 इंटू 0.90 इंटू 7.5, ये आ गया 6.075 किलो वाट। फर्स्ट वाले केस के बाद चेक कर लेते हैं कोई गलती तो नहीं करी है। 0.0645 इंटू 0.0645 इंटू 7.5, ठीक है, 0.0312। ठीक है, ये अपने पास कॉपर लॉसेस आ गए। अब अगर हम टोटल लॉसेस की बात करेंगे तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 1.2 प्लस 0.0312, यहाँ से रिजल्ट आता है 1.2312। सेकंड केस में हम देखते हैं, सेकंड केस में है
1.2, अच्छा सेकंड केस का मतलब आयरन लॉस वुड बी इक्वल टू कॉपर लॉस एट मैक्सिमम एफिशिएंसी, तो आयरन लॉस 1.2, कॉपर लॉस भी 1.2 आ गया। दोनों को ऐड करेंगे तो ये 2.4 किलोवाट, सारी यूनिट किलोवाट में ही है। और यहाँ थर्ड केस में देखते हैं तो 1.2 प्लस 6.075, ये आ गया 7.275 किलोवाट। परसेंटेज एफिशिएंसी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। फर्स्ट केस में आ रहा था ये 96.91, सेकेंड केस में सॉल्व करके आ रहा था 99.01 और थर्ड केस में सॉल्व करके आया था 98.66। अब देखिए, जस्ट ए मिनट, अब देखते हैं। अब इसमें अगर हम कंपेयर करें तो कहता है कि कॉपर लॉसेस जो हैं वो लोड के बढ़ने के साथ कॉपर लॉसेस बढ़ेंगे, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कॉपर लॉसेस का फॉर्मूला है m² PCU/FL। PCU/FL की वैल्यू फिक्स है 7.5 किलोवाट, और कॉपर लॉसेस जो है m² की वैल्यू जो है वो जैसे जैसे लोड बढ़ेगा वो टर्म m² बढ़ता जाएगा। ज़ीरो अगर लोड होगा, बिल्कुल लोड नहीं है, तो m² की वैल्यू ज़ीरो होगी, और अगर वो लोड मैक्सिमम हो जाएगा 100% हो जाएगा तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ज़ीरो से लेकर के वो वैल्यू 7.5 किलोवाट तक वेरी करेगी और m² के साथ वेरी करती हुई वैल्यू वो जाएगी। ठीक है, तो कॉपर लॉसेस के लिए अगर हम देखें तो कॉपर लॉस यहाँ पर हमने लोड को ऐसे लिखा है, लोड पहले 6%, 40%, 90%, लोड यहाँ पर इंक्रीज़ कर रहा है। इस डायरेक्शन में देखें तो लोड इज़ इंक्रीजिंग। अब लोड अगर इस डायरेक्शन में इंक्रीज़ कर रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में ये लॉसेस पहले 0.0312 थे, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि 31.2 वाट थे, फिर ये 0.03 से बढ़ करके ये 1.2 किलोवाट हो गया, फिर लास्ट वाले केस में 6.075। और जैसे जैसे लोड बढ़ रहा है वैसे वैसे कॉपर लॉसेस बढ़ रहे हैं। आयरन लॉसेस फिक्स हैं। टोटल लॉसेस की बात करें तो लोड के इंक्रीज़ होने के साथ जैसे जैसे टर्म इंक्रीज़ करेगा इसी के साथ साथ टोटल लॉस बढ़ेंगे। टोटल लॉस 1.2, टोटल लॉस 2.4, टोटल लॉस 7.2। अब हमने निकाला एफिशिएंसी। एफिशिएंसी जो मैक्सिमम मिल रही है वो इस वाले केस में मिल रही है। अब आपने जो क्वेश्चन रेज किया था, जो अभिषेक का क्वेश्चन था, वो ये था कि एफिशिएंसी हमें मिल रही है 40% वाले केस से मैक्सिमम, इस वाले केस में, और लेकिन लॉसेस जो हैं हमारे इस वाले केस में ज़्यादा हो रहे हैं और इस वाले केस में लॉसेस जो हैं वो कम हो रहे हैं। तो एक क्वेश्चन था कि जब लॉसेस, मिनिमम लॉसेस अगर कंपेयर करें, टोटल मिनिमम लॉस, इन तीनों केस में मिनिमम लॉसेस 1.2312 फर्स्ट केस में, तो इस केस में लॉसेस अगर कम मिल रहे हैं तो इसकी वजह से यहाँ पर एफिशिएंसी जो है वो हाईएस्ट होनी चाहिए। जबकि मिल क्या रहा है, इसके सेकंड वाले केस में लॉसेस हमारे इंक्रीज़ हो गए और साथ में एफिशिएंसी बढ़ गई। तो अब लॉस के बढ़ने के साथ साथ एफिशिएंसी बढ़ना, ये बात कुछ समझ में नहीं आती है। थर्ड केस समझ में आता है, थर्ड केस में लॉस इंक्रीज़ हुआ, 2.4 के रिस्पेक्ट में लॉस 7 हो गया। जैसे ही लॉस बढ़ गया टोटल लॉसेस, वैसे ही एफिशिएंसी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। 2.4 था, एफिशिएंसी 99 थी, लॉसेस इंक्रीज़ हुए 7.2, जैसे ही लॉस इंक्रीज़ हुए तो एफिशिएंसी 99 से रिड्यूस होकर के 98 आ गई। ये एक हमें जो जनरल कंसेप्ट पता है उससे ये बात वेरीफाई हो जाती है। लेकिन इस केस में लॉसेस जब 2.4 के रिस्पेक्ट में हाफ हो गए, 1.2 ही रह गए, तो एफिशिएंसी लॉस कम होने के साथ साथ एफिशिएंसी हमारी बढ़नी चाहिए थी, लेकिन एफिशिएंसी हमारी बढ़ी नहीं, एफिशिएंसी हमारी यहाँ पर रिड्यूस कर गई। तो ये हमें डाउट क्रिएट हुआ। अब उसको देखते हैं, वेरीफाई करते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है आउटपुट। अब ये आउटपुट क्या है, तो अगर हम इस वाले पेज को देखें, जो पहला पेज था, तो मैंने आपको बताया था कि दिस इज़ आउटपुट, दिस इज़ आउटपुट डिवाइडेड बाई आउटपुट प्लस ये क्या है, लॉसेस का पार्ट है, आउटपुट डिवाइड बाई आउटपुट प्लस लॉसेस। तो ये आउटपुट जो हमने लिखा था वो उसके लिए फॉर्मूला क्या लिखा था, केवीए रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर इनटू पावर फैक्टर इनटू एम वैल्यू। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं एक बार। फर्स्ट केस में जो आ रही है वैल्यू आउटपुट की वो कितनी है, 630 केवीए रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर इंटू 0.95 इंटू 0.0645, आउटपुट कितना आ गया, 38.60। इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, 38.60 किलोवाट आउटपुट आ गया। अब हम बात करते हैं सेकंड केस की। अब जब हम सेकंड केस की बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे आउटपुट क्या हो जाएगा, फिर से 630 किलोवाट मल्टीप्लाइड बाई 0.95, वही सेम पावर फैक्टर, लेकिन लोड कितना हो गया, 40%, 0.40। अब की बार यहाँ पे आउटपुट आ गया
239.4 किलोवाट। पहले केस में कम आ रहा है, चेक करता हूँ फिर से, कुछ गलत तो नहीं किया। 630 मल्टीप्लाइड बाई 0.95 मल्टीप्लाइड बाई 0.0645, ठीक है 38.60 किलोवाट। सेकंड वाले केस में लिया 630 मल्टीप्लाइड बाई 0.95 मल्टीप्लाइड बाई 0.40, ये आ गया 239.4 किलोवाट। और थर्ड केस में यहाँ पे अगर देखें तो ये मिलता है 630 इंटू 0.95 इंटू 0.90, ये आ गया 538.65, ठीक है। अब अगर आउटपुट को देखें तो आउटपुट भी हमारे ट्रांसफार्मर का वेरी कर रहा है। आउटपुट पहले कम था 38, उसके बाद आउटपुट हुआ 239 और फिर आउटपुट इंक्रीज़ होकर कितना पहुंच गया 538 तक आउटपुट हमारे ट्रांसफार्मर का पहुंच गया। अब इस चीज़ को देखते हैं, ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट है वो किस फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है। ट्रांसफार्मर का आउटपुट कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है और ट्रांसफार्मर का आउटपुट किस फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, अब ज़रा उसको समझते हैं। ट्रांसफार्मर आउटपुट केवीए रेटिंग में डिपेंड करेगा? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि केवीए रेटिंग जो ट्रांसफार्मर की है वो फिक्स है। जो ट्रांसफार्मर हमने एक बार खरीद लिया, अगर वो 630 केवीए का है तो वही केवीए रेटिंग हमें बार बार यूज़ करनी, कैलकुलेशन है वही सेम केवीए रेटिंग। पावर फैक्टर एवरेज हम हर एक केस में सेम लेके चल रहे हैं। एवरेज हमने एवरेज कंसीडर कर लिया तो पावर फैक्टर भी सेम होगा। अब वेरी क्या कर रहा है, ये एम फैक्टर वेरी कर रहा है। आउटपुट भी किस पे डिपेंड कर रहा है? ट्रांसफार्मर का आउटपुट भी इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि कनेक्टेड लोड कितना है, और उस कनेक्टेड लोड के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो हमारा ये आउटपुट जो है वेरी कर रहा है। इट मीन्स कि आउटपुट इज़ ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द एम फैक्टर, लोड फैक्टर। अब कंपेयर करते हैं पहले इन दो केसेस को, ये वाले जो दो केसेस हैं इनको कंपेयर करें, सिंपल सा है, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर जो एफिशिएंसी रिड्यूस हो रही है, कारण क्या है? लॉसेस बढ़ रहे हैं। 2.4 किलोवाट से 7.275 किलोवाट जैसे ही लॉसेस बढ़े एफिशिएंसी रिड्यूस हो गई। क्लियर? हमें बात समझ में आ जाती है, लॉसेस बढ़ेंगे तो एफिशिएंसी रिड्यूस होगी। उसके बाद अगर हम कंपेयर करते हैं इस ऊपर वाले दो फैक्टर को, ऊपर वाले दो केसेस को, इस वाले केस को कंपेयर करें तो कहते हैं इस वाले केस में ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि हमारे पास जो लॉसेस हैं वो फर्स्ट केस में कम है, तो कम की वजह से एफिशिएंसी जो है वो ज़्यादा आनी चाहिए लेकिन वो कम आ रही। कारण क्या है? ट्रांसफार्मर का आउटपुट बहुत कम है। आउटपुट कम, फॉर्मूले से अगर देखें तो आउटपुट कम होने की वजह से आउटपुट डिवाइड बाई आउटपुट प्लस लॉसेस, एफिशिएंसी जो है वो लेस होकर के आ रही है। यहाँ पर जो फैक्टर आता है वो समझना हमें पड़ता है कि ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी केवल और केवल लॉसेस पर डिपेंड नहीं करती है, ट्रांसफार्मर की आउटपुट पर भी डिपेंड करती है। और उसको और क्लियर टर्म में बोलें, आउटपुट पर डिपेंड करती है विद रिस्पेक्ट टू द ट्रांसफार्मर साइजिंग। अगर ट्रांसफार्मर 630 केवीए का लगा हुआ है और उसके रिस्पेक्ट में आप ट्रांसफार्मर से जो आउटपुट ले रहे हैं वो केवल 38 किलोवाट का आउटपुट ले रहे हैं, तो ये फैक्टर ये बताता है कि भले ही लॉसेस कम हैं लेकिन ट्रांसफार्मर अंडर साइजिंग में चला गया। आपको अगर आउटपुट केवल 38 किलोवाट का रिक्वायर्ड था और उस आउटपुट के लिए आपने इतनी बड़ी यूनिट को लगा रखा है, इतने बड़े ट्रांसफार्मर 630 केवीए के ट्रांसफार्मर को लगा रखा है, तो उसे कंसीडर करते हुए ट्रांसफार्मर का की जो पावर है, जो इनपुट पावर के रिस्पेक्ट में आउटपुट पावर में जो कन्वर्जन है उसका जो डिफरेंस आ रहा है उसको हम कंसीडर करते हुए कहते हैं कि ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी जो है वो पुअर हो गई है। ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी केवल लॉसेस पे डिपेंड नहीं करेगी, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी इस बात पे भी डिपेंड करेगी कि ट्रांसफार्मर का साइज क्या है और उस ट्रांसफार्मर के साइज, उस ट्रांसफार्मर की केवीए रेटिंग के रिस्पेक्ट में हम कितना ट्रांसफार्मर से आउटपुट ले रहे हैं, कितना ट्रांसफार्मर से आउटपुट हमें रिक्वायरमेंट है, वो इस बात पर भी डिपेंड करेगी। अगर ट्रांसफार्मर के बड़े साइज के रिस्पेक्ट में आउटपुट कम है तो उसकी एफिशिएंसी ऑब्वियसली पुअर हो जाएगी, क्योंकि एफिशिएंसी इज़ आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। ट्रांसफार्मर से हमें अगर 38 किलोवाट की पावर चाहिए है, उसके रिस्पेक्ट में हम ट्रांसफार्मर के इनपुट से जो सप्लाई ले रहे हैं वो सप्लाई हम ज़्यादा ले रहे हैं। अब आप इस चीज़ को मैं थोड़ा और फिजिकली वे में बताता हूँ, तो मैथमेटिक्स से क्लियर कर दिया। आपने ट्रांसफार्मर को ऑपरेट करने का पहला कंडीशन ये है कि ट्रांसफार्मर में एक्साइटेशन की रिक्वायरमेंट, ट्रांसफार्मर की कोर जो है वो एक्साइट करेगी। जो अपना डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी जो है, जो निट्रा को सप्लाई दे रही है, मान लीजिए निट्रा में
कोई भी लोड नहीं है, सारा लोड का पार्ट ऑफ है, तो क्या ट्रांसफार्मर बंद हो जाएगा? ट्रांसफार्मर बंद नहीं होगा। ट्रांसफार्मर में इनपुट की सप्लाई कंटिन्यूसली ग्रिड से आ रही है। ट्रांसफार्मर के कोर का जो पार्ट है वो कंटिन्यूसली एक्साइट हो रहा है। लोड जितना कनेक्ट होता जाएगा उतना ट्रांसफार्मर में आगे सप्लाई मूव करती चली जाएगी। इसलिए ट्रांसफार्मर में करंट जो है दो तरह की है, एक लोड कंपोनेंट ऑफ करंट और एक है नो लोड कंपोनेंट ऑफ करंट। लोड कंपोनेंट ऑफ करंट डिपेंड करता है कि हमें कितना लोड कनेक्टेड है, उसके रिस्पेक्ट में हम ग्रिड से करंट की रिक्वायरमेंट लेते हैं, उसकी पावर लेते हैं, करंट वेरी करती है। और एक होता है नो लोड करंट कंपोनेंट, मतलब ग्रिड से अगर लोड के लिए पावर की रिक्वायरमेंट जीरो है, कोई भी लोड नहीं है, नो लोड कंडीशन ट्रांसफार्मर चल रहा है, तब भी ट्रांसफार्मर के में जो कोर का पार्ट है वो कंटिन्यूसली एक्साइटमेंट में रहेगा। निट्रा कोई भी सप्लाई नहीं ले रहा है अपने कनेक्टेड लोड के लिए, वो ऑफ कंडीशन में है, पूरा लॉकडाउन में निट्रा नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप जाके चेक करें तो ट्रांसफार्मर ऑन कंडीशन में होगा। ट्रांसफार्मर लोड को सप्लाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन अपने कोर पार्ट के एक्साइटमेंट की सप्लाई ले रहा होगा। अब देखिए, अब आपने उस लोड के एक्साइटमेंट के एक्साइटेशन के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो किस पे डिपेंड करेगी? ट्रांसफार्मर के साइज़ पे। अगर आपको इस केस में 38 किलोवाट का आउटपुट चाहिए था, इसके लिए अगर आप एक छोटी यूनिट लगाते तो उस छोटी यूनिट का जो कोर का पार्ट है, कोर मटेरियल है, वो लेस मटेरियल यूज़ होता है। छोटे साइज का ट्रांसफार्मर, कोर की जो डायमेंशंस होंगी वो लेस डायमेंशन होंगी। उन लेस डायमेंशन के एक्साइटेशन के लिए जो सप्लाई चाहिए होगी इनपुट से, वो कम चाहिए होगी सप्लाई। तो लेस सप्लाई अगर चाहिए होगी और उस लेस सप्लाई के रिस्पेक्ट में हम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए 38 किलोवाट, तो एफिशिएंसी क्या होगी? बेटर एफिशिएंसी होगी। अब दूसरी कंडीशन क्या है? हमने इतनी बड़ी यूनिट लगा ली है, काम है नहीं, लॉकडाउन में निट्रा बंद है, लेकिन उस यूनिट के एक्साइटेशन के लिए, ट्रांसफार्मर के कोर पार्ट के एक्साइटेशन के लिए हमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड है, लेकिन आउटपुट हमारा है नहीं। तो इट मीन्स कि ट्रांसफार्मर का एक्साइटेशन जो पार्ट है, जो ट्रांसफार्मर में जो नो लोड करंट कंपोनेंट है, जिसकी वजह से डिसाइड होता है कि ट्रांसफार्मर में इनपुट कितना है और आउटपुट कितना जा रहा है, वो भी इस बात को डिसाइड करता है कि ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी क्या होने वाली है। अपार्ट फ्रॉम द लॉसेज, दिस फैक्टर, ट्रांसफार्मर साइजिंग फैक्टर, also gives its impact on the efficiency of the ट्रांसफार्मर। इसको थोड़ा सा और नॉर्मल लैंग्वेज में अगर